नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, शिक्षण तकनीकी के प्रकार बताइए। उत्तर है शिक्षण तकनीकी के निम्न प्रकार हैं। पहला है अनुदेशनात्मक तकनीकी। इस तकनीकी में विशेषकर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अनुदेशन का मतलब होता है निर्देशन, तकनीकी का मतलब होता है युक्ति, टेक्नोलॉजी। और अनुदेशनात्मक तकनीकी में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उद्देश्यों की दिशा में इन सिद्धांतों का प्रयोग अनुदेशनात्मक तकनीकी के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। शिक्षण तकनीकी में छात्र एवं अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया आवश्यक है, परंतु अनुदेशनात्मक तकनीकी में यह आवश्यक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षण तकनीकी होती है इसमें छात्र और अध्यापक के मध्य इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, परंतु अनुदेशनात्मक तकनीकी में यह आवश्यक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, आगे है अभिक्रमित अनुदेशन इस प्रकार की तकनीकी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है ऐसा अनुदेशन जब हम किसी भी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में विभक्त करके समस्या का समाधान करते हैं तो उसे हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन के सिद्धांत, अधिगम के नियम, अनुबंध, अनुक्रिया व पुनर्बलन के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशन, नियम व उदाहरण प्रणाली के माध्यम से यह तकनीकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सिद्ध होती है। अगला पॉइंट है शिक्षण तकनीकी। यह तकनीकी विशेषकर शिक्षण में ही सहायक है और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाले सिद्धांतों पर ही आधारित है। इन सिद्धांतों का प्रयोग करके विभिन्न उद्देश्यों की दिशा में प्रभावशाली शिक्षण को संभव बनाना ही शिक्षण तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य है। इस तकनीकी की पाठ्यवस्तु के अंतर्गत पाठ्यवस्तु विश्लेषण, उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, शिक्षण व्यूह रचनाओं का निर्धारण, अभिप्रेरणा विधियों का चयन, अंतःक्रिया विश्लेषण एवं मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षण तकनीकी होती है, शिक्षण तकनीकी में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना होता है और दोस्तों पाठ्यवस्तु का विश्लेषण किया जाता है, उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, शिक्षण व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों को सरल से सरल भाषा में सिखाया जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यवहारिक तकनीकी। यह तकनीकी मूलतः शिक्षक के व्यवहार से संबंध रखती है। वर्तमान समय में यद्यपि मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर सुरक्षा, वाणिज्य, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में व्यवहारिक तकनीकी का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में यह मात्र शिक्षक के व्यवहार परिवर्तन तक ही सीमित है। शिक्षक व्यवहार का अध्ययन व परिवर्तन इस तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, व्यवहारिक तकनीकी का प्रयोग तो अधिकतर सामाजिक विज्ञान, नैतिकता के लिए किया जाता है, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में व्यवहारिक तकनीकी का प्रयोग वाणिज्य, उद्योग, गणित व वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता बताइए। प्रतिमान का मतलब होता है दोस्तों मॉडल। उत्तर है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है इनके प्रयोग से शिक्षण में सुधार तथा परिवर्तन लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इसके द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टीकरण संभव है। चौथा पॉइंट है यह मूल्यांकन की एक विशिष्ट कसौटी प्रस्तुत करता है और व्यवहार का मूल्यांकन करता है। प्रतिमान में अनेक विधियों, प्रविधियों तथा युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है यह अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयुक्त उद्दीपक की परिस्थितियों के चयन में सहायक है। सातवां पॉइंट है इनका स्वरूप व्यवहारिक होता है और सीखने की उपलब्धि संभव कराता है। आठवां पॉइंट है प्रत्येक प्रतिमान कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, शैक्षिक तकनीकी की विषय वस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है शैक्षिक तकनीकी का अध्ययन क्षेत्र। देखिए दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र निरंतर व्यापक होता जा रहा है। इसके अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। कक्षा शिक्षण भी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। दूरस्थ शिक्षा, जन शिक्षा, इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि इसके द्वारा निर्मित विधियों में छात्र स्वयं अपने प्रयास से शिक्षा ग्रहण करे। प्रोग्राम शिक्षण एक ऐसी विधि है। शैक्षिक तकनीकी के कोमल उपागम सॉफ्टवेयर पक्ष के अंतर्गत भी ऐसी प्रविधियाँ होती हैं जो निरीक्षित परिवेश में व्यक्ति को सीखने पर बल देती हैं। आगे है कक्षा शिक्षण में कठोर उपागम हार्डवेयर का प्रयोग बढ़ रहा है।
चलचित्र दूरदर्शन की कार्यक्रमों के द्वारा छात्रों की रुचि दुर्बोध से दुर्बल पाठ में भी जागृत कर दी जाती है। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग ने शिक्षण की अनेक प्रविधियों को भली भांति परिष्कृत किया है। देखिए दोस्तों, जब कक्षा शिक्षण में कठोर उपागम हार्डवेयर का प्रयोग बढ़ रहा है, चलचित्र के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से जब हम बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करेंगे तो इससे बच्चों में ऐसे विषय जिनमें उनकी रुचि उत्पन्न नहीं है उसमें भी रुचि हम उत्पन्न कर देते हैं, अधिकतर कठोर उपागम हार्डवेयर उपागम का प्रयोग करके। देखिए दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा, दूर शिक्षा तथा जन शिक्षा के अंतर्गत भी दूरदर्शन, वीडियो, चलचित्र, आकाशवाणी आदि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। शिक्षा के सभी स्तर शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा तकनीकी के माध्यम से हम दूरस्थ शिक्षा वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा क्या है? तकनीकी शिक्षा है। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा सभी स्तर के लिए शैक्षिक तकनीकी के द्वारा अनेक प्रविधियों का विकास किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा की अनेक प्रविधियों की पृष्ठभूमि में शैक्षिक तकनीकी ही है। अगला पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कक्षा शिक्षण में तो होता ही है, इसके अतिरिक्त छात्रों के मूल्यांकन में भी इसका प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग हम कक्षा शिक्षण में तो करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कापियों का मूल्यांकन करने के लिए भी हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं। एक एक सेकंड में दो कापियाँ चेक हो जाती हैं, एक कापियाँ चेक हो जाती हैं। अगला पॉइंट है विद्यालय के लिए कार्यक्रम तैयार करना, उनको क्रियान्वित करना शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षणशाला के प्रशासन को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करना। अगला पॉइंट है शिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करना। अगला पॉइंट है शिक्षण संबंधित वीडियो कैसेट तैयार करना। अगला पॉइंट है अध्यापकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है? इस प्रतिमान के अवयवों का सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तर है ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान पूरी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बुनियादी ढंग से विचार करता है। इस प्रतिमान की रचना 1962 ईस्वी में रॉबर्ट ग्लेसर ने की। यह प्रतिमान मनोविज्ञान सिद्धांत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। देखिए दोस्तों, जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और दोस्तों, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की शुरुआत 1962 ईस्वी में रॉबर्ट ग्लेसर ने की। देखिए दोस्तों, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रतिमान के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में अंतर्निहित ज्ञानात्मक, तर्क सम्मत, विश्लेषणात्मक पक्षों को भली प्रकार समझा जाता है और तदनुकूल शिक्षण कार्य की व्याख्या की जाती है। जोयस और व्हील ने इस प्रतिमान को कक्षा सभा प्रतिमान की संज्ञा दी है। ग्लेसर के इस प्रतिमान में शिक्षण की प्रक्रिया को निम्नलिखित 4 घटकों में विभाजित किया गया है। पहला है उद्देश्य। पहले हम किसी समस्या का उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर उसमें प्रारंभिक व्यवहार को अपनाएंगे जो हमको करना रहेगा, फिर अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को अपनाएंगे, अंत में उपलब्धि अथवा निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे। यह प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया को बड़े सरल किंतु उपयुक्त रीत से प्रयुक्त करता है। पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का तात्पर्य उन व्यवहारों या क्रियाओं से है जिन्हें शिक्षण के पश्चात अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद छात्र अर्जित कर लेगा। सिद्धांत उद्देश्य पाठ विषय वस्तु छात्रों की योग्यता एवं परिपक्वता के स्तर के अनुसार बदलता रहता है। इसका विस्तार शब्दों के अर्थ याद करने से भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को चरितार्थ करने तक हो सकता है। इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। देखिए दोस्तों, अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक व क्रियात्मक में छात्र की सहभागिता बढ़े, छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, कुछ करके सीख सके, जिसे हम क्रियात्मक उद्देश्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक व्यवहार। इसका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान या विकास के स्तर से है, अर्थात यह छात्र का वह स्तर है जहाँ से नवीन ज्ञान या अधिगम को जोड़ना शुरू किया जाता है। छात्र के वर्तमान ज्ञान का स्तर, उनके बौद्धिक विकास का विस्तार, उनकी अभिप्रेरणा की स्थिति और उनके अधिगम को प्रभावित करने वाले सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक चरण प्रारंभिक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण की प्रभावकारिता या शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नवीन पाठ ज्ञान कौशल के प्रारंभिक व्यवहार या पूर्व ज्ञान से किस सीमा तक जुड़ा है। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक व्यवहार का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, यानी कि आप जो छात्र को पढ़ाने जा
जा रहे हैं, क्या वह छात्र के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है कि नहीं है, छात्र के पूर्व ज्ञान से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। इस घटक के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों और छात्र के पूर्व ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए शिक्षण की विधियों, प्रविधियों या व्यूह रचना की जाती है। जो कुछ भी पढ़ना सीखना होता है उसे प्रस्तुत करना ही अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है। जिसे हम कुछ भी प्रस्तुत करते हैं, पढ़ना सीखना होता है, उसे ही अनुदेशनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। चौथा पॉइंट है निष्पादन मूल्यांकन। शिक्षण की क्रिया के अंत में परीक्षणों व निरीक्षणों के सहारे इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि उद्देश्यों के संदर्भ में छात्रों के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ। दूसरे शब्दों में छात्र शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर सकें, इसकी जांच मूल्यांकन द्वारा की जाती है। यदि मूल्यांकन से यह ज्ञात होता है कि छात्र उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका या उद्देश्य की प्राप्ति में पीछे रह गया, तो उसी के अनुसार शिक्षण में उपर्युक्त 3 ही घटकों में परिवर्तन करना पड़ेगा। शिक्षण के बुनियादी प्रतिमान को निम्नांकित चित्र में प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि चौथा घटक मूल्यांकन अन्य 3 घटकों की प्रतिपुष्टि प्रदान करता है और उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने में सहायक होता है। देखिए दोस्तों, निष्पादन मूल्यांकन, जब हम अपने विषय वस्तु को पढ़ा चुके होंगे तो अंत में हम अपने जो पढ़ाएंगे छात्र से प्रश्न पूछकर उसका मूल्यांकन करेंगे। यदि छात्र प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से बता लेते हैं तो हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सफल मानेंगे। यदि छात्र उसका उत्तर नहीं बता पाते हैं तो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को हम असफल मानते हैं और उसमें परिवर्तन करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कठोर उपागम किस प्रकार उपयोगी है। उत्तर है कठोर शिल्प उपागम में प्रयुक्त उपकरणों की उपलब्धता के आधार पर इनके शैक्षिक प्रयोग की वर्तमान स्थिति एवं भावी संभावनाओं पर विचार करेंगे। जगत नयन बहुखंडी का मत है कि, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कठोर उपागम किसे कहते हैं। कठोर उपागम और कोमल उपागम। कठोर उपागम दोस्तों हार्डवेयर को कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की ऐसी तकनीक की जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी क्या है, कठोर उपागम हो गए। जबकि कठोर उपागम कंप्यूटर में जब हम स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होता है, जो एप्लीकेशन प्रदर्शित होते हैं, वह क्या है, वह कोमल उपागम है, सॉफ्टवेयर उपागम है। देखिए दोस्तों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी आकाशवाणी, दूरदर्शन व अन्य जनसंचार माध्यमों द्वारा शिक्षार्थियों के लिए ज्ञानों उपयोगी पाठ का प्रसारण व प्रचार कक्षागत शिक्षण की परिपूरित करती है। छात्र छात्राओं हेतु आयोजित पाठ सामान्यतः पाठ पर आधारित होते हैं, लेकिन यदा कदा संवर्धन हेतु भी उनका प्रसारण किया जाता है। इन माध्यमों द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए भी कार्यक्रम का प्रसारण होता है। दूरदर्शन पर प्रदर्शित शैक्षिक विषय वस्तु को नए व सरल ढंग से प्रस्तुत करने की विधा सरल ढंग से भी शिक्षकों को अवगत कराते हैं। इस प्रकार शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा की परिपूरक व साधन बन जाती है। इसके संचालन में शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सीमित साधनों, असीमित जनसंख्या, इनके संचालन शिक्षकों की इस शैक्षिक प्रौद्योगिकी उससे उत्पन्न समस्याओं के कारण शैक्षिक प्रौद्योगिकी का वांछित विकास नहीं हुआ। यह अभी तक शिक्षा के माध्यम मात्र रही है। वीडियो कैसेट प्लेयर की विद्यालयों में सहज उपलब्धि न होने के कारण उनकी शैक्षिक क्षमताओं के लाभ से जगत अभी तक वंचित रहा, लेकिन देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के साथ साथ भविष्य में व्यक्तिगत विद्यालयों या उनके समूह के लिए इस उपकरण को खरीदना संभव हो जाएगा। साथ ही विभिन्न विषयों पर हर स्तर के पाठ्यक्रम के वीडियो कैसेट भी उन्हें सहज उपलब्ध होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा की एक समानांतर पद्धति के रूप में विकसित हो जाएंगी। स्व अध्याय की अनंत संभावनाएं शिक्षार्थियों को मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हार्डवेयर उपागम जो होते हैं वह बड़े महंगे होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग शिक्षा में सभी के लिए प्रयोग करना संभव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में इसकी उपलब्धता बढ़ी है। वीडियो कैसेट के माध्यम से, ऑडियो कैसेट के माध्यम से, टेप के माध्यम से हम शिक्षा तकनीकी के माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया को सरल बनाकर छात्र के सामने प्रस्तुत करते हैं। छात्र उन्हें जल्द से जल्द सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितना भी हो सके दोस्तों शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।